सबको म्यूट कर दे रहा हूँ और मैं अब आपको पढ़ाता हूँ। जहां जिसको डाउट आएगा वो मुझसे पूछ लीजिएगा। देखो, अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 25 से 30 तक। सेक्शन 25 है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन आपको समझ में आ गया तो आप थ्रेशोल्ड क्रॉस करोगे तो रजिस्ट्रेशन लोगे, 22 या 24 वाला कोई कॉज होगा तो रजिस्ट्रेशन लोगे, या आपको जबरदस्ती मन कर रहा है रजिस्ट्रेशन लेने का तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लोगे। तो जब जब भी रजिस्ट्रेशन लोगे तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा रजिस्ट्रेशन कराने का, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको एक एप्लीकेशन देनी है और ये एप्लीकेशन देनी पड़ेगी विद इन 30 डेज इन एवरी स्टेट जहां पर भी आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। शायद ये मेरी लास्ट क्लास में थोड़ा सा पार्ट था, तो भी आप दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। तो आप चाहे 22 में आए चाहे 24 में आए, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है 30 डेज में, जब भी आप लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। यानी 22 में लाइबल टू बी रजिस्टर्ड कब होंगे, जब आप थ्रेशोल्ड क्रॉस करोगे, और 24 में लाइबल टू बी रजिस्टर्ड जब आप वो काम करोगे। तो जैसे ही आप काम करेंगे 30 डेज के अंदर अप्लाई करना होगा। ये हमने लास्ट क्लास में बताया दिया था आपको कि अगर 30 डेज के अंदर आप अप्लाई कर देते हैं तो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिस दिन से आप लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हुए वहां से आप जो है वो माने जाएंगे रजिस्टर्ड। यानी अगर मैं फर्स्ट को अपनी लिमिट क्रॉस करता हूं और 25th को अप्लाई करता हूं तो मुझे कभी भी रजिस्ट्रेशन मिले, मेरा रजिस्ट्रेशन फर्स्ट से माना जाएगा। लेकिन अगर 30 डेज के बाद में अप्लाई करता हूं, सपोज नेक्स्ट मंथ की 8th को अप्लाई करता हूं, तो फिर रजिस्ट्रेशन जिस दिन मिलेगा उस दिन से रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन हमें हमेशा 30 दिन के अंदर दे देनी चाहिए। कब से? जब से भी हम लाइबल टू बी रजिस्टर्ड होंगे, लाइबल टू फॉर रजिस्ट्रेशन होंगे। दिस इज 25(1), ठीक। कैजुअल और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनके बारे में आपको पता है। ये क्योंकि ये 30 डेज तो रहेंगे ही नहीं स्टेट में, ये तो आएंगे और फटाफट निकल जाएंगे, तो बहुत कम दिन के लिए आते हैं। तो इन्हें 5 दिन पहले अप्लाई करना होता है, यानी बाकी को तो विद इन 30 डेज करना होता है, इन्हें 5 दिन पहले अपना बिजनेस शुरू करने से पहले अप्लाई करना होता है। अगर आप टेरिटोरियल वाटर में हैं तो सर रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहां जाऊं भाई, मैं तो पानी में हूं, पानी के अंदर तो कोई रजिस्ट्रेशन ऑफिस बना हुआ नहीं है। तो जो नियरेस्ट कोस्टल एरिया स्टेट होगा और यूनियन टेरिटरी होगा वहां जाके मुझे अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। दिस इज 25(1), सिंपल है। 25(1). 25(2) है सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सिंगल रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड होगा आपको मतलब सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आपको मल्टीपल प्लेसेस के लिए इन अ स्टेट। ये मे है, आप चाहे तो ले चाहे ना ले। लेकिन अगर जैसे अब मेरा एक मुरादाबाद ऑफिस है, एक लखनऊ ऑफिस है, तो मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि मैं एक ही स्टेट के अंदर हूं। अगर स्टेट चेंज होगा तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीली लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही स्टेटमेंट तो आई हैव अ चॉइस, तो मैं मुरादाबाद और लखनऊ का एक ही रजिस्ट्रेशन भी रख सकता हूँ और डिफरेंट भी रख सकता हूँ। अगर मैंने डिफरेंट लिया तो आई विल बी कंसीडर्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब बोथ ऑफ माय ऑफिस आर कंसीडर्ड एज डिस्टिंक्ट प्लेसेस। डिस्टिंक्ट प्लेसेस आपने सप्लाई में पढ़ा भी था। और फिर मैं अगर मैंने मुरादाबाद का भी रजिस्ट्रेशन ले लिया और लखनऊ का भी, और अब मैं आपस में दोनों में जो भी सप्लाई करूंगा टैक्स पेड सप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, अपने ही लखनऊ वाले ऑफिस से टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर मल्टीपल प्लेसेस है तो मुझे ध्यान रखना है, मैं ले भी सकता हूँ रजिस्ट्रेशन सेपरेट, और नहीं भी अगर ले लिया तो बोथ द प्लेसेस और मेनी ऑफ द प्लेसेस, जितने भी होंगे, एवरी प्लेसेस इज कंसीडर्ड एज डिस्टिंक्ट प्लेसेस, और उनको फिर मुझे टैक्सेबल सप्लाई देना पड़ेगा। कोई क्वेरी आए तो अपने आप को अनम्यूट करें और मुझसे पूछ लें। Now a person having multiple places of business in a state or union territory may be granted a separate registration for each such place. ये मीठा लाल का एग्जाम्पल, मीठा लाल एंड सन्स दिल्ली में भी काम करता है। इसकी 3 ब्रांचेस हैं, 2 का गारमेंट का काम है और 1 का शूज का काम है। तो मीठा लाल सन्स एक रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है और अलग अलग भी ले सकता है, और शूज के लिए एक ले सकता है, गारमेंट्स के लिए अलग ले सकता है, इस तरीके से कर सकता है, और तीनों ब्रांचेस के लिए अलग भी ले सकता है। ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बाकी, अब ये कहानी आप पढ़ लेंगे। तो 25(1) 30 डेज में अप्लाई करना है। अगर सीटीपी या एनआरटीपी हो तो 5 दिन पहले अप्लाई करना है, और कोस्टल में हो तो नियरेस्ट कोस्टल एरिया में करना है। 25(1) खत्म। 25(2)
25/2 तक सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं फॉर सेपरेट प्लेसेस, लेकिन एक स्टेट चेंज हो गया तो इन एवरी केसेस आपको लेना पड़ेगा। 25/3 वॉलेंट्री, ना 22 में आया ना 24 में आया, पर मन है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो, करा लो, वॉलेंट्री 25/3। पर्सन हैविंग मोर देन 25/4, अगर मेरे मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन है, एक स्टेट में भी हो सकते हैं एज पर 25/2, और डिफरेंट स्टेट है तो होंगे ही होंगे, तो मैं क्या माना जाऊंगा, डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाऊंगा। 25/4 खत्म। 25/5, अगर प्रीमाइसेस इन सेपरेट स्टेट, अगर सेपरेट स्टेट है तो हर हाल में मेरे सेपरेट रजिस्ट्रेशन होंगे, तो मैं डीम डिस्टिंक्ट पर्सन हुई हूं, कोई बात ही नहीं है। पैन मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन के लिए, कुछ बात नहीं है। जिन्हें टीडीएस काटना होता है उनके लिए 10 मैंडेटरी होता है। एनआरटीपी है तो आपका रजिस्ट्रेशन पेन के बेसिस पे ना होके अदर डॉक्यूमेंट्स कुछ स्पेसिफाइड है उनके बेसिस पे होगा। क्या डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड है वो ना इन्होंने बताया ना आप ध्यान रखिए, सिर्फ इतनी बात याद रखिए। सर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जबकि मेरे को लेना था मैंडेटरीली, भाई वॉलेंट्री है तो नहीं लिया तो नहीं लिया, लेकिन अगर मैं 22 से 24 में आ गया तो लेना था पर नहीं लिया, तो ऑब्वियसली पेनल्टी लगेगी और मेरे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो प्रॉपर ऑफिसर लेंगे एक्शन और पेनल्टी वेनल्टी लगाएंगे, ठीक है, किस फॉर्म में, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है। यूआईएन, जो एम्बेसीज वगैरह होती हैं इन्हें सब आईटीसी वाईटीसी एग्जम्प्ट होता है, ये सब मतलब इनसे कोई जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हैं, प्लस ये सर्विसेज देती हैं, तो इन लोगों के लिए काउंसलेट वगैरह का इनके पास पेन नहीं होता है, इनके लिए एक स्पेसिफिक यूआईएन ग्रांट होता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। यानी जनरल आदमी के लिए तो जीएसटी नंबर होता है, लेकिन काउंसलेट हो गए या यूएनओ के पर्सन हो गए, स्पेशल एजेंसीज हो गई, एम्बेसीज हो गई, फॉरेन एम्बेसीज, इन लोगों को यूआईएन ग्रांट होता है। तो उसके लिए सर पेन नहीं होगा, उसके लिए कोई डिफरेंट डॉक्यूमेंट होंगे, वो ये दिखा देंगे, कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं। आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या यूआईएन ग्रांट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। भाई मैंने डॉक्यूमेंट देखे मजा नहीं आया तो रिजेक्ट, मजा आ गया तो ग्रांट। 25/10 आरसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में इशू होगी, दैट इज कॉल्ड आरईजी 06, आरईजी 02 में ग्रांट होगा। आरईजी 01 इज द एप्लीकेशन फॉर्म, आरईजी 02 रजिस्ट्रेशन। अगर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम ग्रांट नहीं किया, देखिए ऐसा है जिस दिन हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसके 3 दिन के अंदर प्रॉपर ऑफिसर ने हमें ग्रांट करना होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर उसे कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो क्लैरिफिकेशन मांगेगा, तो अलग बात हो गई, वो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। अदरवाइज उसे 3 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना होता है। अब 3 दिन निकल गए, 3 वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज निकल गए, उसने कुछ नहीं करा तो डीम्ड ग्रांट हो गया। मैंने अप्लाई करे आज 7 दिन हो गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ, या उन्होंने क्वेरी नहीं लगाई, क्वेरी नहीं लगाई तो मैं ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड हो गया। क्वेरी लगाई फिर तो मुझे क्लियर करनी पड़ेगी, उसके लिए अलग टाइम होता है, वो भी पढ़ाऊंगा। तो नॉट ग्रांटेड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, प्रिस्क्राइब टाइम अभी पढ़ाएंगे आपको, तो वो डीम्ड रजिस्टर्ड माना जाएगा, डीम्ड ग्रांटेड माना जाएगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल नहीं किया था, क्लास काट दी थी। सुगम सर्विसेज, ओ माय गॉड, सर्विसेज देता होगा तो इसकी लिमिट होगी 20 लाख। मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में टर्नओवर ऑफ सुगम है, एक्सीड कर गया 20 लाख, एक्सीड करते ही 22 में चला गया। अरे आपको मालूम है ओनली गुड्स 40 लाख होता है, गुड्स या सर्विस का मिक्सचर हो गया सर, सर्विस हो गई 20 लाख। 20 लाख क्रॉस किया कब, 1 नवंबर, तो 1 नवंबर को लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो गया, अप्लाई कर देना चाहिए 30 नवंबर तक। इसने अप्लाई करा 1 दिसंबर तक, इसने अप्लाई करा 28 नवंबर में। अब कभी भी मिले इसको डेट क्या मानी जाएगी, 1 नवंबर। कोई इस बात में डाउट है भाई? नो सर। ठीक है, इलस्ट्रेशन 4 घर से करते रहना। तो 25 हो गया साहब मेरा प्रोसीजर, 25 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे याद करने पड़ेंगे। 26 है डीम्ड रजिस्ट्रेशन, अगर मैं एसजीएसटी में रजिस्टर्ड हो गया तो ऑटोमेटिकली माना जाएगा मैं सीजी में भी हो गया। देखिए आपको मैंने बताया था आपको केवल एक जगह रजिस्ट्रेशन लेना है, बाकी सब जगह सेम रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो अगर आप सीजी में रजिस्टर्ड हो गए तो एसजी में मान लिया जाएगा आप रजिस्टर्ड हो गए, यानी यू नीड नॉट टू अप्लाई द रजिस्ट्रेशन एवरीवेयर, तो डीम्ड रजिस्टर्ड मान लिए जाओगे आप, किसी भी एक में हो गए। द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और यूआईडी
under state and service tax or the union UTGST shall be deemed to be a grant of registration application unique has been यानी अगर एक जगह आपको अप्लाई हो गया तो दूसरी जगह आपका रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, यानी दूसरी जगह भी अप्लाई हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? CGST में रजिस्टर्ड करा लिया तो SG में भी हो गया, कुछ इसमें बात नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा। सेम वही बात है, CG में करा लिया तो SG UT में माना जाएगा, SG UT में करा लिया तो CG में माना जाएगा। 27 NRTP और CTP इनका रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम 90 डेज के लिए होगा। अरे ये तो टेम्परेरी आए हैं ना सर, 90 दिन के अलावा भी एग्जीबिशन मुझे और लगानी तो 90 डेज और एक्सटेंड हो जाएंगे। ठीक है सर। रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए होगा? मैक्सिमम 90 दिन है। अब आदमी कह रहा है मुझे 10 दिन के लिए रजिस्टर्ड कर दो, आप कह रहे हो 90 दिन के लिए करूंगा, ऐसे थोड़ी ना होगा, 90 दिन के लिए होगा मैक्सिमम। तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए केवल 10 दिन का होगा। अब वो कह रहा है मेरे को 105 दिन का रजिस्ट्रेशन दे दो, तो 90 दिन का ही होगा। तो जितने दिन वो मांग रहा है और 90 दिन विच एवर इज अर्ली। 90 दिन के बाद फिर से ले सकते हैं। 90 दिन की एक्सटेंशन मांग सकता है, हाँ मांग सकता है। उसके लिए प्रायर इंटीमेट करेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए भी प्रायर इंटीमेट करता है ना। अब क्या है, 90 दिन तक इसने माल बेचा, माल बेच के खूब GST कमाया और फिर अपने स्टेट में भाग गया, तो वो ऐसा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ही आपको एडवांस में डिपॉजिट करना पड़ेगा GST। अपनी एस्टिमेट करिए टैक्स लायबिलिटी और उसके बेसिस पे आप GST जमा कर दीजिए। और अगर वो GST कम जमा होगा तो हम बाद में आप पे पेनल्टी लगाएंगे। तो इसलिए एस्टिमेट करना होता है। इनकम टैक्स में भी एक कंसेप्ट है एडवांस टैक्स का, आपको एस्टिमेट करना होता है और ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन आपको एडवांस डिपॉजिट कराना पड़ेगा। बट जनरल आदमी जो रजिस्टर्ड हो रहा है, जो नॉर्मल लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है, वो तो पोस्ट जमा कराएंगे, बट इनके भागने का खतरा है ना, इसलिए इनसे एडवांस जमा होगा। फिर आप एक्सटेंशन करते हैं तो फिर एडिशनल जमा कराएंगे हम आपसे, 90 दिन का एक्सटेंशन मांगते हैं। और ये जो भी पैसा जमा होगा भैया, आप जब पैसा जमा कराते हैं तो आपको पता है वो कैश लेजर में जमा होता है। तो कैश लेजर में जमा। 27 बहुत सिंपल है। 28 मुझे सर अपना अमेंडमेंट कराना है, मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, नाउ आई वांट टू अमेंड माय रजिस्ट्रेशन। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है। 28 से पहले ये आप एक जरा एंड में जाओगे तो एक चार्ट दिखेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके, पेज नंबर है, पेज नंबर मैंने उड़ा दिए थे ना इससे अपने वाले से, जरा आप देखो मिला क्या? बुक्स में होगा ना? ढूंढ। अरे यार 4-5 पन्ने आगे पलटो ना, ऐसे दिखेगा ना। पेज 212 पेज 212 पे मिल गया। मिल गया। देखिए जब आप रजिस्ट्रेशन सर कराते कैसे हैं, प्रोसीजर वाला ही है, इसको मैंने डायग्रामेटिकली भी बनाया हुआ है प्रोसीजर। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप जाते हैं GST की साइट पर, GST की साइट पर आप अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे जिसे वो वेरीफाई करेगा, आपके पास OTP भेज के पैन नंबर डालेंगे। इनके बेसिस पे आपको एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है TRN। सुन लीजिए पहले, TRN मिलने पैन वो वेरीफाई करेंगे CBDT की साइट से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की साइट से कि पैन सही है या नहीं है, यानी ईमेल आईडी, फोन नंबर और पैन, इनके बेसिस पे एक TRN ग्रांट हो जाएगा। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर ग्रांट होके आप, ये एक तरीके का टेम्परेरी लॉगिन है, आप इसके थ्रू GST में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देंगे, किस नाम से आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना है, ओनर कौन होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, उनसे रिलेटेड और काम क्या होगा, गुड्स का HSN, सर्विस का HSN, मल्टीपल प्लेस हैं तो कहाँ होंगे, कौन ऑथोराइज्ड होगा, ये सारी आप जानकारी देंगे। जब आपको TRN मिल जाएगा, TRN से लॉगिन करने के बाद ये सब कुछ आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये PO के पास पहुंच जाएगा, PO को 3 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना होगा। तो उसी के बारे में तो प्रोसीजर जब रजिस्ट्रेशन का होता है तो उसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट A है REG 01, दिस इज एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसके लिए क्या करेंगे आप जरा ध्यान से देखिए, पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये तीनों वैलिडेट करेंगे CBDT की साइड से, पैन और ईमेल और पैन OTP से, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड OTP। वेरीफाई होने के बाद एक TRN मिल जाएगा। TRN के बाद आप इस TRN को यूज करते हुए आप लॉगिन करेंगे
ये पार्ट ए खत्म हो गया। रजिस्ट्रेशन के दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए से टीआरएन लेना है, टीआरएन के बाद आप एक लॉगिन करेंगे, टेम्परेरी लॉगिन आईडी आ गई, पासवर्ड खुद क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे पार्ट बी खुल जाएगा। इस पार्ट बी के अंदर आपको किस ट्रेड नेम से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, से स्टूडेंट स्प्राइट, उसका एड्रेस क्या होगा, राम भवन 36 डिप्टीगंज मुरादाबाद, उसके ऑथोराइज पर्सन कौन कौन होंगे उनका नाम आ जाएगा, ये किस सर्विस में डील करता है, कोचिंग सर्विसेज में वो आ जाएगा, वो सब करने के वो सब आप करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा पार्ट बी में, ठीक। ये प्रिस्क्राइब फॉर्म में भर के आप भेज देंगे, इशूड कर देंगे इलेक्ट्रॉनिकली। सीटीपी वगैरह को एडवांस डिपॉजिट भी करना पड़ेगा टीआरएन लेने के समय, भाई रजिस्ट्रेशन से पहले उन्हें एडवांस पैसा भी जमा कराना पड़ेगा, तब उन्हें टीआरएन मिलेगा। एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी पीओ के पास। अब पीओ क्या करेगा, वो डायग्रामेंट 2 पे आ गए। कितने दिन के अंदर ऑफिसर को देना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन, 3 दिन के अंदर, 3 वर्किंग डेज। लेकिन अगर उसकी कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी आपको आपसे मांगेगा, उस क्वेरी को फिर आपको 7 वर्किंग डेज में क्लियर करना होगा। समझिए, मैंने एप्लीकेशन सबमिट करी, टीआरएन लिया, पार्ट बी भरा, इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर ली, 3 दिन तक कोई क्वेरी नहीं मानी गई, 3 वर्किंग डेज तक, इसका मतलब मुझे रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया। 3 वर्किंग डेज के अंदर उन्होंने कह दिया कि साहब आप जो है ये डॉक्यूमेंट और दीजिए। अब जैसे ही उन्होंने कोई क्वेरी मांग ली तो इसका मतलब अब 7 वर्किंग डेज के अंदर मुझे वो क्वेरीज रिजॉल्व करनी है। जरा देखिए, पीओ एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को, अगर ऑर्डर में पाते हैं यस, तो विद इन 3 वर्किंग डेज REG 06 दे देगा। ये REG 06, हाँ 06 ही है, 02 नहीं, REG 06 दे देगा आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर वो ऑर्डर में नहीं पाता है नो, तो वो आपसे क्लैरिफिकेशन सीख करेगा। इस क्लैरिफिकेशन को आपको कितने दिन के अंदर क्लियर करना पड़ेगा, 7 वर्किंग डेज के अंदर। अगर आपने 7 दिन के अंदर क्लैरिफिकेशन फाइल ही नहीं करा तो आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। आपने फाइल कर दिया, प्रॉपर ऑफिसर इससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो रिजेक्शन मिल जाएगा, और सेटिस्फाइड हो गया तो आपको ग्रांट हो जाएगा। अगर क्लैरिफिकेशन मांगा तो पीओ के पास फिर 7 दिन होंगे। देखिए, अगर क्लैरिफिकेशन ही नहीं मांगा तो 3 दिन के अंदर क्लियर करना है, क्लैरिफिकेशन मांगा तो आपको 7 दिन के अंदर जवाब देना है, और उसको भी फिर 7 दिन मिलेंगे रजिस्ट्रेशन देने के। मैंने अप्लाई करा, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा, 3 दिन बीत गए, डीम्ड रजिस्टर्ड। क्लैरिफिकेशन मांगा, मैंने 7 वर्किंग डेज के अंदर क्लैरिफिकेशन सबमिट करा, अगले 7 दिनों में उसने कुछ नहीं मांगा, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। तो या तो 3 होगा या 7+7 होगा, ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। डीम्ड अप्रूवल, अगर 3 दिन या 7 दिन के अंदर उसने कोई आपसे कुछ नहीं कहा, 3 दिन कब, जब मैंने पहला सबमिशन करा उनने कुछ नहीं करा, 3 दिन बाद डीम्ड रजिस्ट्रेशन। उसने क्लैरिफिकेशन मांगा, मैंने 7 दिन के अंदर जमा कर दिया, उसने अगले 7 दिन तक कुछ नहीं कहा, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। क्लैरिफिकेशन क्या मांग सकता है, कुछ भी मांग सकता है, लेकिन पैन, मोबाइल और ईमेल से रिलेटेड नहीं मांगेगा, क्योंकि ये तो वेरीफाई करा चुके ना। वो मांगेगा डॉक्यूमेंट्स, वो प्लेस का प्रूफ मांगेगा कि इस जगह पे हम चला रहे हैं। मैं कोई मुकेश अंबानी के घर का एड्रेस दे दूं वो बात नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट समझना पड़ेगा। आवाज आ रही है सही, मेरे में आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट गुड, आ रही है सबको आवाज? सर बीच में हैंग हो गया था। बाकी लोगों को भी? यस सर। हाँ जी सर। तो अब क्या करूं? नहीं सर, अब तो ठीक आ रही है। तो कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं बोला, वो आप क्वेश्चन ही बता रहे थे बस, क्या पूछ सकते हो। ठीक है, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, छोड़ो, ठीक है। अब ये प्रोसीजर हो गया, तो 25, 26, 27 हो गया। थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये इररिलेवेंट है टॉपिक और अपने आप भी समझ सकते हो। अब वापस आ जाओ, 25, 26, 27 हो गए, 28 हमने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया। मैं अमेंडमेंट कराना चाहता हूँ। कैसा अमेंडमेंट? भाई मैं अपना प्लेस चेंज कर रहा हूँ रजिस्टर्ड ऑफिस का, ठीक है। मैं अपना नाम चेंज कर रहा हूँ, पंडित कह रहा है ये नाम सूट नहीं कर रहा, ठीक है। मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन के केस में मैं जो ऑथोराइज पर्सन है उसे चेंज कर रहा हूँ। पार्टनरशिप है, एक्स और वाई पार्टनर है, वाई जा रहा है, जेड आ रहा है, तो ये डिटेल चेंज करा सकते हैं। तो 2 तरीके की चीजें अमेंडमेंट हो सकती है। कोर फील्ड, जरा ध्यान से समझिएगा, एक कोर फील्ड
और एक नॉन कोर। कोर इज इंपॉर्टेंट है, और इनमें हमें पीओ की परमिशन चाहिए, और ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब फिर हमें समझना पड़ेगा, अब जैसे लोग आते हैं कहते हैं साहब मेरा रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करना हो, अब मुझे समझना पड़ा। अब लॉकडाउन में किसी ने मुझसे कहा, एक ने कहा भी, उसने कहा सर मुझे ना अमेंडमेंट कराना है जीएसटी में, कितने पैसे लगेंगे और अब कैसे होगा? मैंने कहा भाई जीएसटी डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, 1000 2000 5000 रुपए जो भी हमने फीस बताई वो लगेगी। अब मुद्दा ये है कि वास्तविकता में जाना पड़ेगा या नहीं। अगर नॉन कोर वाला है तो ऐसे ही हो जाएगा, अब क्लाइंट को ही तो नहीं पता, ऐसे ही हो जाएगा, मैं पैसे ले लूंगा। और अगर कोर वाला है तो फिर जाना पड़ेगा मुझे। तो अब कोर क्या है? लीगल नेम, आप अपना नाम ही चेंज कर रहे हैं तो पीओ से परमिशन लेनी पड़ेगी। एड्रेस चेंज कर रहे हैं, अरे जिससे आउटसाइडर इफेक्ट हो सकते हैं ना, नाम से, एड्रेस से। डायरेक्टर का एडिशन डिलीशन कर रहे हैं, या एचयूएफ के केस में करता है, या पार्टनर्स का। ये है आपकी कोर फील्ड, इनके केस में आपको जाना पड़ेगा, बाकी सब है नॉन कोर। अब देखिए मेरे पास मेरे क्लाइंट ने फोन करा था, बोले साहब मैं एक गुड्स और सैनिटाइजर बेचना चाह रहा हूं, इन दिनों मौका है, लॉकडाउन में कमाना चाह रहा हूँ, सैनिटाइजर का लाइसेंस ले लिया, मैं इसे बेचना चाह रहा हूँ, तो आप मेरा जीएसटी में ऐड करा दो। भाई अब तक वो जो है जो भी काम करता है उसके अलावा सैनिटाइजर भी बेचना चाहता हो, सैनिटाइजर उसके जीएसटी में होना चाहिए ना, रजिस्ट्रेशन में। तो बताइए कोर हुआ या नॉन कोर हुआ? नॉन कोर। नॉन कोर। मैंने उससे कहा 5000 रुपए लगेंगे लॉकडाउन के टाइम में, कैसे कराऊंगा? वो कह रहा सर करा दो। मैंने 5000 रुपए लिए पेटीएम से, 10 मिनट में उसका एडिशन करा दिया। क्यों? क्योंकि पीओ की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, इस नॉलेज के लिए ना 5000, बेवकूफ थोड़ी ना बनाया, नॉलेज तो होनी चाहिए आदमी को। और अगर वो कहता है मेरा नाम ही चेंज करा दो, अरे भैया तो फिर ना हो पाता, फिर नहीं जाता मैं, तो बेकार हो जाता। ये 3 है कोर। अब बंदा कह रहा है मेरा मोबाइल नंबर चेंज होना है या ईमेल चेंज होना है, तो देखिए उसके लिए उन्होंने क्या, अभी बाकी इन चीजों के लिए क्या करेगा? प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को, और 15 दिन के अंदर, यहाँ 15 डेज है, प्लीज ध्यान दीजिए, 15 दिन के अंदर वो आपको अगर अनवारंटेड होगा तो रिजेक्ट कर देगा। अगर उसको लगता है कि ये नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा, और अगर उसे लगता है कि सही है तो ओके कर देगा। और अगर उसको कोई क्लैरिफिकेशन मांगना है तो 7 डेज और मिल जाएंगे आपको। यानी प्लीज, मैंने अमेंडमेंट फाइल करा, 15 दिन के अंदर या तो रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। रिजेक्ट ऐसे नहीं होता, रिजेक्ट में हमेशा क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है, तो अगर क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा तो 7 दिन और मिलेंगे, एंड देन फिर वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी। हमेशा SCN, शो कॉज नोटिस जरूर दिया जाता है, ऐसे नहीं होता रिजेक्ट। नॉन कोर में हो जाएगा, लेकिन नॉन कोर में आप ये बात ध्यान रखिए, हाउएवर वाली, मोबाइल नंबर, ईमेल कैन बी अमेंडेड ओनली आफ्टर ऑनलाइन वेरिफिकेशन। तो आपको पता ही है, ईमेल वगैरह ओटीपी भेजेंगे तो चेंज कर सकते हैं। सर पेन में ही अमेंड करना चाह रहा हूं, अब बताओ पेन में अमेंड कोर से होगा नॉन कोर है? कोर है। पेन भाई कोर मैडम 3 ही है, नाम, प्लेस और ऑथोराइज पर्सन, तो नॉन कोर है। तो क्या पेन में चेंज कर सकते हैं? भैया पेन में चेंज हो ही नहीं सकता, पेन बेस तो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। यस सर। अब आप पेन में ही चेंज कराने बैठ गए, ऐसे कैसे हो जाएगा? अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन। इज इट क्लियर? यस सर। तो 28 अमेंडमेंट था, 26 वही डीम्ड रजिस्ट्रेशन, आपको पता ही है, 26 मैंने करा दिया। अब आ जाइए 29, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। थक गया हूं, पक गया हूं रजिस्ट्रेशन से, इतनी कंप्लाइंसेस से, वॉलेंट्री कैंसिल करना चाहता हूं। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन था, उसे कैंसिल कराना चाहता हूं, जबरदस्ती ले लिया था, हो जाइए। एक ये है, और कैंसिलेशन कब होगा? भाई वॉलेंट्री कब कराना होगा मेरे को रजिस्ट्रेशन? जब मैं 22 की लिमिट से नीचे आ गया, 24 से बाहर हो गया, या मैंने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया था अब मैं हटना चाहता हूं। एक कैंसिलेशन कब होगा? जब पीओ, प्रॉपर ऑफिसर को पता लगता है कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप चीजें छुपाते हैं या आपने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी है, तो उन केसेस में कैंसिलेशन पीओ करेगा।
तो एक तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं और पीओ भी कैंसिल कर सकता है, तो ये दो बातें हैं। ठीक है, तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आइदर सो मोटो का मतलब पीओ करेगा, और ऑन एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन, या रजिस्टर्ड पर्सन देगा। तो पीओ या तो खुद या रजिस्टर्ड पर्सन के कहने पे कैंसिल कर सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन मर गया है तो उसके लीगल हायर्स के केस में उनके कहने पे कर सकते हैं। कब कब क्या क्या सर्कमस्टांसेस, यहां से क्वेश्चन आ चुका है एक बार अभी। किन सर्कमस्टांसेस में कैंसिलेशन होगा? बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, बिजनेस ट्रांसफर्ड हो गया, ट्रांसफर्ड हो गया तो अब नया पैन हो जाएगा, अमलगमेट हो गया नया पैन हो जाएगा, डीमर्ज हो गया नया पैन हो जाएगा, या बिजनेस डिस्पोज ऑफ हो गया, या चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडिविजुअल से पार्टनरशिप बन गए, पैन चेंज हो जाएगा। तो इन सब में आपको कैंसिलेशन कराना पड़ेगा। या आप वॉलंटरी रजिस्टर्ड हुए थे, कैंसिल करा लो, या आप 22 और 24 के अंदर नो लॉन्गर रहो तो कैंसिल करा लो, किसी भी वजह से करा सकते हो, कोई दिक्कत? इन सब में पैन चेंज होगा ना। यस सर। अगर पीओ कैंसिल कर रहा है तो वो आपको रीजन बताएगा, ऐसे नहीं उठा के कैंसिल कर देगा, आपको शो कॉज नोटिस देगा। आपने कोई प्रोविजन को कंट्रावेंट कराया एक्ट के, या आप कंपोजिट लेवी में है और 3 कॉन्जिक्यूटिव आपने टैक्स रिटर्न नहीं भरी, 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स रिटर्न नहीं भरी। अगर आप कंपोजिट नहीं है तो 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरी, या आपने जीएसटी ले लिया बट आप नील की रिटर्न भर रहे हैं 6 महीने तक, यानी आपने धंधा ही शुरू नहीं करा 6 महीने तक। उन्हें कैसे पता लगेगा हमने धंधा शुरू नहीं करा? आपकी रिटर्न नील जा रही होगी ना। अरे आपकी रिटर्न नील जा रही है, आपने धंधा शुरू नहीं करा। तो आपने धंधा शुरू नहीं करा, आपने 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरी, आपने कंपोजिट है 3 टैक्स पीरियड तक, 3 टैक्स पीरियड, 3 महीने नहीं, क्योंकि 3-3 महीने में तो रिटर्न ही जाती है, तो 3 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स, यानी 3-3 6-3 9 महीने तक रिटर्न नहीं भरी कंपोजिट में क्वार्टरली रिटर्न्स है ना, और यहाँ 6 महीने तक, या 6 महीने तक धंधा नहीं करा आपने, ठीक है, या आपने कोई फ्रॉड वगैरह करा है, कोई ओमिशन किया है, कोई मिस स्टेटमेंट दिया है, तो उन सब में आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। प्रोसीजर क्या, सीधे कैंसिल करेगा या शो कॉज नोटिस देगा? आपको सीधे कैंसिल किया जाएगा या आपको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा? नोटिस दिया जाए। नोटिस दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा और आपको उसे रिप्लाई करना होगा, शो कॉज नोटिस। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो मुझे कैंसिल कर दो, तो भी क्या शो कॉज नोटिस मिलेगा? कह रहा है नहीं अभी मैं तुझसे और पूछूंगा। नहीं। और एक वो कह रहा है बोले तुम्हें कैंसिल करना है, तो आप कहोगे किस बात का, तो वो शो कॉज देगा। तो शो कॉज केवल किस कंडीशन में देना है? जब पीओ कैंसिल करे। ठीक है, आपको उसका रिप्लाई 7 दिन के अंदर देना होता है। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा तो वो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई ऑफ SCN कैंसिल कर देंगे। आप जिस दिन भी रिप्लाई देंगे उससे, क्योंकि उस रिप्लाई को जांचेंगे ना, तो 30 दिन के अंदर वो कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिलेशन की डेट क्या मानी जाएगी? जो भी ऑर्डर में लिखी जाएगी। द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टेड फ्रॉम द डेट टू बी डिटरमाइंड प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर रेट्रोस्पेक्टिव भी कर सकता है, बैक डेट में भी, और करंट डेट से भी कर सकता है। इससे कोई पुरानी टैक्स लाइबिलिटी इफेक्ट नहीं होगी, पुराना टैक्स तो आपको एज इट इज देना ही पड़ेगा। अरे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो अब ये थोड़ी ना कि अब आप मुक्त हो गए सारी जिम्मेदारियों से, पुराने जो टैक्स पेंडिंग है वो दो, पुरानी जो रिटर्न्स पेंडिंग है वो जमा कराओ। अगर SGST में कैंसिल हो गया तो सब में कैंसिल हो गया, CG में भी कैंसिल हो गया। जब आपका GST कैंसिल होगा तो अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है, उस पर आपने कोई ITC अवेल करी है, तो जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है और उसकी ITC में एडजस्ट कर चुका हूं, तो ITC और जितना टैक्स बनता अगर मैं उस माल को बेचता, उतने रुपए का, यानी आउटपुट टैक्स और ITC जो भी हायर होगा, इतने मुझे जमा कराने पड़ेंगे। सपोज मैं जाता हूं और मैं कहता हूं मेरे को कैंसिल कर दो, तो कहते हैं स्टॉक में कितना माल पड़ा है? मैंने 1 करोड़ का, इस पे 12 लाख का GST का क्या है? हमने कहा वो तो हमने एडजस्ट कर लिया पुराने आउटपुट टैक्स से, तो कहते हैं 12 लाख का GST ITC, और अगर इस माल को आप आज बेचते तो जो टैक्स बनता है विच एवर इज हायर जमा कराओ, तब कैंसिल होगा।
यानी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए स्टॉक का आईटीसी या उस स्टॉक को बेचने पे जो टैक्स बनता है विच एवर इज हायर यू हैव टू डिपॉजिट। कैपिटल गुड्स जो है बेटे, इस पॉइंट को ना अभी आईटीसी वाले चैप्टर में करेंगे, इसको छोड़ देना, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कैपिटल गुड्स पे आईटीसी कैसे मिलता है, कैसे जाएगा, वो एक अलग बात है। अमाउंट पेबल उसी का उसी तरीके से निकलेगा। आज की डेट में एक नया इन्होंने दिया सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। होता क्या है, मैंने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करा, अब अप्लाई करने के बाद 4 महीने तक मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही नहीं हुआ, 4 महीने बाद पीओ ने कैंसिल करा रजिस्ट्रेशन। अब प्रॉब्लम क्या है, इन 4 महीने की मुझे रिटर्न भरनी है या नहीं भरनी है, आप समझो। 1 अप्रैल को मैंने अप्लाई करा, मुझे कैंसिल कर दो, कैंसिल करने का कोई टाइम नहीं है, रजिस्ट्रेशन मिलने का तो विद इन 3 डेज है, कैंसिलेशन का कोई टाइम नहीं है। मैंने अप्लाई करा, अप्लाई करने के बाद पीओ ने क्लैरिफिकेशन मांगा, फिर हमने क्लैरिफिकेशन दिया, फिर क्लैरिफिकेशन में 4 महीने निकल गए। अब इन 4 महीने में तो मैं रजिस्टर्ड ही हूं प्रैक्टिकली। अब मेजर बात आएगी इन 4 महीने की रिटर्न भरनी है या नहीं भरनी। तो ऐसे लोग बहुत परेशान रहते थे, तो इस साल से उन्होंने एक प्रोविजन निकाला कि सस्पेंड कर दिया जाएगा, जैसे ही कोई पर्सन अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा। इससे जब तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता तब तक उसको कोई भी पेंडिंग, मतलब कोई भी जीएसटी की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी है। जरा देखिए, वंस अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड, जैसे ही अप्लाई किया उसने कैंसिलेशन के लिए, द पीओ में सस्पेंड हिज रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू कैंसिलेशन। साथ में हमें एक अप्लाई भी करना पड़ता है, हमें सस्पेंड कर दीजिए, पीओ कर देते हैं सस्पेंड, वैसे उनके पास पावर है फिर भी उतने पीरियड के लिए जो भी उन्हें सही लगता है, तो आपको सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंशन से फायदा क्या होगा कि आप फॉर्मेलिटीज से बच जाएंगे। टैक्स पेयर इज फ्रीड फ्रॉम रूटीन कंप्लायंसेस। ठीक है जी। अब आप जरा यहां पर देखिए, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन, where a registered person has applied for cancellation of registration, the registration shall be deemed to be suspended. The date of submission of application or the date from which cancellation is sought. मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं 1 अप्रैल को अप्लाई कर रहा हूं कि मुझे कैंसिल कर दो 15 अप्रैल से, 15 अप्रैल से मुझे कैंसिल कर देना। इसका मतलब मेरे पास 15 दिन की फॉर्मेलिटी मुझे और करनी है और 15 अप्रैल से आप मुझे कैंसिल कर देना। ये मैंने अप्लाई किया 1 अप्रैल को, बताइए सस्पेंशन कब करेगा पीओ मुझे? अगर वो 1 अप्रैल से सस्पेंड कर देगा तो मैं इन दिनों के काम कैसे कर पाऊंगा? तो मैंने जिस दिन से अपना सस्पेंशन मांगा है या जिस दिन से कैंसिलेशन मांगा है, यहां से सस्पेंशन होता है। प्लीज जरा ध्यान से समझिए। एक पर्सन है 1 अप्रैल को जाता है, अप्लाई करता है मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, और कहता है 15 अप्रैल से कैंसिल करना, 15 दिन में अपना स्टॉक ये सब बेच लूं। तो जिस दिन अब कैंसिलेशन 15 से होगा या नहीं होगा पीओ के ऊपर है, पीओ 3-4 महीने भी ले सकता है, तो पीओ सस्पेंड कर देगा इतने दिन। तो सस्पेंड कहां से करेगा? 15 अप्रैल से। अगर उसने 1 अप्रैल से ही आपको सस्पेंड कर दिया तो आप 15 दिन काम ही नहीं कर पाओगे। तो कह रहे हैं सस्पेंशन जो होगा वो कब से होगा? जब हम एप्लीकेशन सबमिट करें यानी 1 अप्रैल, और जिस दिन हम कैंसिलेशन मांगे जिस दिन से 15 अप्रैल, विच एवर इज लेटर, उस दिन से सस्पेंड होगा। और अगर डिपार्टमेंट सस्पेंड कर रहा है, कैंसिल कर रहा है हमारा रजिस्ट्रेशन, वेयर कैंसिल, ये ना टाइम अप हो रहा है, मैं अभी दोबारा लॉगिन करके इसे एक्सप्लेन करता हूं, बस 2 मिनट में आपके साथ लॉगिन कर रहा हूं दोबारा।